इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये दोस्तों पार्ट 3 है। इसके अंदर हम जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, क्या मतलब है इसका? स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड मार्केट प्लेस होता है जहां पे बायर्स और सेलर अपने शेयर, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन करते हैं। यहाँ ट्रेडिंग फेयर, ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट तरीके से होती है। मतलब सब कुछ रूल्स के अंडर होता है। सिंपली वर्ड्स में समझो तो स्टॉक एक्सचेंज एक सुपरमार्केट जैसा होता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कंपनीज के शेयर बिकते हैं और इन्वेस्टर उन्हें खरीदते हैं या बेच देते हैं। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। यानी कि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे रिलायंस कंपनी अपने शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट करती है, तो कोई भी इन्वेस्टर उनको एक्सचेंज पर रिलायंस के शेयर खरीद या बेच सकता है। ठीक, डेफिनेशन देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक, हिंदी में समझते हैं उसको। इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों को सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स खरीदने और बेचने में मदद करती है और साथ ही पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ताकि वो कोई चीटिंग ना करे और अनफेयर एक्टिविटीज ना हो। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। बीएसई और एनएसई दोनों ही ये इंश्योर करता है कि ट्रेडिंग सेफ हो और इन्वेस्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले शेयर खरीदने या बेचने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के नेचर के बारे में। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली क्या होता है और कैसे काम करता है, एक एक करके इनके नेचर देखते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एक वेल ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट प्लेस होता है जहां पे शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स खरीदते और बेचे जाते हैं। ये कोई रैंडम जगह नहीं होती, यहाँ सब कुछ रूल्स और सिस्टम के अंदर ही होता है। ठीक, एग्जाम्पल से देखें तो जैसे एनएससी और बीएसई दोनों पर ही प्रॉपर सेटअप है जहां पर हर ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू होती है, बिना किसी कोई कंफ्यूजन के। दूसरा है डीलिंग इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर ही ट्रेड होते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी बीएसई या एनएसई पे लिस्टेड है तभी उसके शेयर यहाँ खरीदे या बेचे जा सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल देखें तो रिलायंस या टीसीएस या इन्फोसिस ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं और इसलिए इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे फ्रीली ट्रेड होते हैं। तीसरा है रेगुलेटेड बाय लॉ। स्टॉक एक्सचेंज अपनी मर्जी से नहीं चलती, ये लॉ के अंडर रेगुलेट होती है। इंडिया में ये सेबी एक्ट 1992 और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के रूल के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक, सिंपल वर्ड्स में सेबी एक पुलिस ऑफिसर की तरह काम करता है जो देखता है कि सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। चौथा नेचर है परमानेंट एंड कंटिन्यूअस मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलर और कंटिन्यूअस मार्केट है, मतलब कभी बंद नहीं होता वर्किंग डेज में, और यहाँ हर दिन शेयर खरीदना और बेचने का मौका मिलता है। ठीक, इसका एग्जांपल देखें तो मंडे से फ्राइडे तक एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग होती ही रहती है लगातार। पांचवा है प्राइसिंग मैकेनिज्म। यहाँ प्राइजेस और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ता है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस गिरता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर सभी लोग रिलायंस के शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ये सिंपल सा इकोनॉमिक है। ठीक है, छठवा है लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर को अपने शेयर को कैश में बदलने का इजी ऑप्शन देता है। इससे कहा जाता है कि लिक्विडिटी मतलब आपको पैसा चाहिए तो शेयर बेचकर तुरंत कैश मिल सकता है। ठीक, एग्जांपल से इसका देखें तो आपके पास में इन्फोसिस के शेयर हैं तो उन्हें सेल कर दो तो कुछ सेकंड में आपको पैसा मिल जाएगा। सातवां है ट्रांसपेरेंसी। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू होता है जहां पे हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और इंश्योर होता है कि कोई चीटिंग और कोई मैनिपुलेशन ना हो। ठीक, एग्जांपल से देखें तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सब कुछ विजिबल होता है, किसने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है वहां पे। ठीक है, आठवां इकोनॉमिक बैरोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है क्योंकि ये देश की इकोनॉमी की हेल्थ इंडिकेटर होता है। अगर शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर गिर रही है तो इकोनॉमी स्लो है। ठीक, एग्जांपल से देखें तो सेंसेक्स अगर ऊपर जा रही है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है और मतलब देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था नेचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक ऐसा मार्केट जो ऑर्गेनाइज्ड है, लॉ के अंडर रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है और इकोनॉमी का रियल इंडिकेटर भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
मतलब स्टॉक एक्सचेंज के मेन पार्ट कौन से होते हैं और कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो चलो इजी और एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मेंबर्स, मेंबर्स को ब्रोकर्स भी कहते हैं। दूसरा लिस्टेड कंपनीज, तीसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं इसको। तो मेंबर और ब्रोकर कौन होता है उसका, स्टॉक एक्सचेंज का? ये लोग लाइसेंस इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मतलब इनके पास में सेबी की परमिशन होती है इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे ट्रेडिंग करने की। वो शेयर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। जीरोधा हुआ, आईसीआईसी डायरेक्ट हुआ, एंजल वन, ये सब ब्रोकर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप और मैं डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते, हमें ब्रोकर चाहिए जो हमारे लिए ट्रेड कर सके। दूसरा है लिस्टेड कंपनीज। वो कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने अलाउड हैं, उन्हें लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। ये कंपनीज अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती हैं, जिससे लोग उनके ओनर यानी कि शेयर होल्डर बन सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर एनएसई और बीएसई पे डेली ट्रेड होते हैं। ठीक, तो जब आप इन्फोसिस के शेयर खरीदते हो तब आप एक्चुअली इन्फोसिस के एक छोटे से ओनर बन जाते हो। ठीक है, तीसरा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये सब सिस्टम रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर काम करता है, जिससे सेबी ठीक है मॉनिटर करता है। ये इंश्योर करता है कि ट्रेडिंग फेयर, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। ठीक, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। सेबी ये देखता है कि कंपनी को या ब्रोकर इन्वेस्टर के साथ में फ्रॉड ना करे और हर ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो। तो सिंपल वर्ड्स में सेबी स्टॉक मार्केट का रेफरी है जो सबको रूल्स के अकॉर्डिंग खेलने देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तीन मेन पिलर्स, ब्रोकर, लिस्टेड कंपनीज और सेबी, ये तीनों मिलकर स्टॉक मार्केट को सेफ, ऑर्गेनाइज और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सबसे पहला लिस्टिंग, किसी भी कंपनी के शेयर तभी एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं जब वो लिस्टेड हो। लिस्टिंग का मतलब होता है सेबी अप्रूवल प्लस एक्सचेंज रूल्स को फॉलो करना। सिंपली कंपनी को पहले शॉप पे एंट्री टिकट लेना पड़ता है, तभी उसके शेयर बाजार में आएंगे। दूसरा है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है तुरंत करंट मार्केट प्राइस पे बाय या सेल कर देना। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप बोलते हो सिर्फ इस प्राइस पे या उससे बेटर पर ही खरीद दो या बेच दो। स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉस लिमिट सेट करने के लिए, ताकि आपका प्राइस गिरते ही आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। मतलब ब्रोकर को बोलना है अभी खरीद दो तभी बेच दो जब प्राइस इतना हो, और सिस्टम वही कर देता है। तीसरा है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइसेस डिसाइड होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। अगर ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर ज्यादा लोग बेच देते हैं तो प्राइस नीचे चला जाता है, इसलिए प्राइस हर सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक, चौथा है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ट्रेड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लियरिंग और सेटलमेंट, मतलब शेयर और ट्रांसफर का पेमेंट सेटल करना। इंडिया में स्टैंडर्ड साइकिल है T+2, जिसका मतलब होता है ट्रेड डे प्लस 2 वर्किंग डेज के अंदर डिलीवरी और पेमेंट। यानी कि एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, आपने मंडे को ट्रेड किया, सेटलमेंट वेडनेसडे तक हो जाता है। पांचवा है मार्केट इंडाइसेस। इंडाइसेस मार्केट का स्नैपशॉट देते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उसमें एग्जांपल्स देखें तो सेंसेक्स बीएसई पे, जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं, और निफ्टी 50 एनएसई पे, जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज। मतलब जब इंडाइसेस ऊपर जाते हैं तो मार्केट अच्छा चल रहा माना जाता है, और उसका वाइस वर्सा, जब मार्केट इंडाइसेस नीचे जाता है तो मार्केट अच्छा नहीं चल रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी के मन में भी सवाल आता होगा, क्या स्टॉक मार्केट सभी को रिच बना देता है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो चलो आज एक एक करके उन पे बात करते हैं। तो पहली लिमिटेशंस है स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशंस। बहुत सारे इन्वेस्टर क्विक प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करते हैं बिना लॉन्ग टर्म सोच के। इससे मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ता है और कई बार प्राइस मैनिपुलेशन भी होती है। तो इसका एग्जांपल देखें, कोई बड़ा इन्वेस्टर फेक न्यूज फैलाकर शेयर का प्राइस ऊपर ले जाता है और फिर अपने शेयर बेच देता है। ठीक है, तो दूसरा है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। स्टॉक प्राइसेस में सडनली अप्स एंड डाउन्स आने से लोग पैनिक कर जाते हैं, और ये पैनिक कभी कभी पूरी इकोनॉमी के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर देता है। तो मार्केट क्रैश होते ही सब लोग शेयर बेचने लगते हैं और इकोनॉमी हिल जाती है। तीसरी लिमिटेशन है एनकरेजेस गैम्बलिंग एटीट्यूड।
एटीट्यूड। कुछ ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग जैसे ट्रीट करते हैं, बिना एनालिसिस के, बिना नॉलेज के, बस गैस वर्क पर ट्रेड करते रहते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है उससे? ज्यादातर लोग लॉस में चले जाते हैं। तो यार सुना ही होगा, रिलायंस बढ़ने वाला है तो चलो कुछ खरीद लेते हैं, बिना रिसर्च करे बस ये सुना और खरीद लिए, क्या हो गया? लॉस हो गया। चौथा लिमिटेशन है लिमिटेड एक्सेस। हर कंपनी अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ वही कंपनीज लिस्ट होती हैं जो सेबी और एक्सचेंज के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती हैं। इसका मतलब स्मॉल या न्यू कंपनीज को फंड रेज करना मुश्किल हो जाता है, तो छोटी कंपनीज के लिए शेयर मार्केट का दरवाजा थोड़ा टाइट होता है। ठीक है। पांचवी लिमिटेशन है मार्केट फ्लक्चुएशंस। शेयर प्राइसेस हर वक्त रूमर्स, न्यूज और पॉलिटिकल चेंजेस पे अफेक्ट होते रहते हैं। ये अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर के लिए रिस्क क्रिएट करती है। जैसे इलेक्शन रिजल्ट या बजट अनाउंसमेंट के एक दिन पहले ही मार्केट में रोलर कोस्टर चला जाता है। ठीक है। छठवा है इनसाइडर ट्रेडिंग। कई बार कंपनी के अंदर लोग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं और अपना पूरा फायदा उठाते हैं। ये लीगल है, लेकिन कभी कभी एक्टिविटी इन्वेस्टर के ट्रस्ट को हर्ट करती है। तो जिसको न्यूज सबसे पहले मिलती है उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। यही तो इनसाइडर ट्रेडिंग है। सातवीं है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। स्टॉक ट्रेडिंग में ब्रोकरेज, टैक्स, चार्जेस लगते हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर के प्रॉफिट को कम कर देता है। ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। अगर आप 1,000 रुपए कमा लेते हो तो पर ब्रोकर और टैक्स मिला के 100-150 चला जाता है, हाथ में क्या आएगा? 850-900 करीब आता है। आठवां इमोशनल डिसीजन बाय इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी है आपका इमोशन। फियर और ग्रीड दोनों मिलकर इन्वेस्टर को गलत साबित या गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। ठीक है। मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड और गिरता है तो फियर, और बेचारा इन्वेस्टर लॉस में है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक पावरफुल सिस्टम है, लेकिन उसके साथ ये लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है। जैसे स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन, हाई कॉस्ट, इमोशन, इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक। तो इसलिए हमेशा नॉलेज और पेशेंस के साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जांपल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि शेयर मार्केट में एक्चुअली क्या होता है। तो पहला स्टेप है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। रिलायंस इंडस्ट्री बीएसई और एनएसई दोनों पर एक्सचेंज पर लिस्टेड है, मतलब आप चाहे तो रिलायंस के शेयर दोनों प्लेटफॉर्म से खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा स्टेप है बाइंग शेयर थ्रू ब्रोकर्स। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपको ब्रोकर ऐप चाहिए, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, आईसीआईसी, पता न जाने क्या क्या। आप उस ऐप के थ्रू रिलायंस के शेयर बाय कर सकते हो। ठीक है। तीसरा स्टेप है ट्रेड एग्जीक्यूशन। आपका ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू मैच होता है, एक बायर और सेलर के बीच में ऑटोमेटिक डील कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। चौथा है बिकमिंग अ शेयर होल्डर। जब आप रिलायंस के शेयर खरीदते हो तो आप रिलायंस के शेयर होल्डर बन जाते हो, मतलब कंपनी का एक छोटा सा ओनर, छोटा सा हिस्सेदार। ठीक है। पांचवा स्टेप है अर्निंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दो तरह से हो सकता है। अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो वो आपका कैपिटल गेन है, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपने रिलायंस के शेयर 2500 में खरीदते हैं और बाद में 2700 हो गया, तो वो 200 आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो वो भी आपका अकाउंट में डायरेक्टली आएगा। ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का टॉपिक्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।